इस कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भविष्य में जेलों में बंद कैदियों पर होने वाला खर्च बचाने के लिए सरकारें उन्हें सजा देने के बजाय मरने के लिए छोड़ने लगेगी। सैकड़ों कैदियों को एक सुनसान आइलैंड पर भेज दिया जाता है, इतने कम खाने के साथ कि जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे को शिकार बनाना पड़ता है। ये जगह जेल नहीं है, ये इंसानियत की आखिरी परीक्षा है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक डिजर्टेड आइलैंड की ठंडी पहाड़ियों पर जिलिन एक सेफ जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जहां वो कैंप लगा सके। वो माइल्स तक चलता रहता है लेकिन अचानक स्लिप हो जाता है और एक फ्रीजिंग रिवर में गिर जाता है। कुछ देर तक पानी के साथ बहने के बाद वो किसी तरह बाहर निकल आता है और फिर अपना सफर कंटिन्यू करता है। जब वो बिल्कुल थक जाता है और आगे चलना मुश्किल हो जाता है तब वो एक बड़े से पत्थर के पास बैठकर रेस्ट करता है, खाने के लिए एक फूल तोड़ता है और सोचने लगता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। जिलिन को 6 लोगों के मर्डर के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी थी। एक दिन उसे प्रिजनर गवर्नर के पास ले जाया जाता है। गवर्नर उसे पूछता है कि उसका सपना क्या है। सिर्फ जिलिन ही नहीं बल्कि और भी कई प्रिजनर्स को गवर्नर के ऑफिस में बुलाकर यही सवाल पूछा जाता है। कोई कहता है कि वो चाइना के अगेंस्ट होने वाली वॉर को देखना चाहता है। ओबेजियान बिल्कुल चुप रहता है। ओबेजियान कहता है कि वो इसी प्रिजन में काम कर एक दिन गवर्नर बनना चाहता है। टॉयला स्पेस स्टेशन की प्रोग्रेस फॉलो करना चाहता है और सीपा बस दोबारा औरतों को देखना चाहता है। लेकिन जिलिन का जवाब हमें कभी दिखाया नहीं जाता। गवर्नर उन सबको बताता है कि उन्हें एक पीनल कॉलोनी में ट्रांसफर के लिए सिलेक्ट किया गया है। कुछ ही टाइम बाद सारे प्रिजनर्स को एक शिप पर चढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल प्रिजन की ही तरह। यहाँ भी प्रिजनर्स को ग्रुप में बांट दिया जाता है और सेल्स में बंद कर दिया जाता है। ओबेजियान खुद को बॉस समझने लगता है और अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए एक आदमी को मार देता है, सिर्फ उसका बेड लेने के लिए। जैसे ही हैच बंद होता है और शिप चल पड़ती है, प्रिजनर्स पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बस एक ट्रिक है ताकि उन्हें समंदर में मरने के लिए ही छोड़ दिया जाए। गुस्सा और वॉयलेंस बढ़ने लगता है। इसी दौरान जिलिन को प्रिजन में हुई सीपा के साथ एक बात याद आती है। सीपा मेंटली अनस्टेबल होता है, दीवारों पर ड्राइंग्स बनाता रहता है और अजीब बातें करता रहता है। एक दिन उसने कहा था कि हेवन और हेल दोनों में जगह खत्म हो चुकी है और अब उन जैसे लोगों के लिए एक तीसरी जगह तैयार की जा रही है। तब जिलिन ने उसे बकवास समझा था, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि शायद उसमें कुछ सच था। कुछ टाइम बाद लोग शांत हो जाते हैं और जर्नी के दौरान बातचीत और खाना पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक सफर के बीच में एक सेल से एक गैंग बाहर निकल आती है जो अपने एक साथी को ढूंढ रही होती है। ओबेजियान पहले नेगोशिएशन का नाटक करता है, लेकिन फिर जिस आदमी को वो ढूंढ रहे होते हैं उसे ही मार देता है। इससे फुल राइट शुरू हो जाता है। दोनों तरफ के प्रिजनर्स बार्स के थ्रू एक दूसरे को मारने लगते हैं। सिर्फ स्टेरी एक बुढ़ा आदमी ही होता है जो पीछे रहकर सिर्फ प्रेयर करता रहता है। फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती। गार्ड्स आ जाते हैं, पहले वार्निंग शॉट फायर करते हैं और फिर स्लीपिंग गैस ग्रेनेड छोड़ देते हैं जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार शिप एक डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंचती है। प्रिजनर्स के हाथों में नंबर्ड हैंडकफ्स लगा दिए जाते हैं और उन्हें बीच पर छोड़ दिया जाता है ताकि वो मिस्टर ऑल्फसन और मार्टा की बातें सुन सके, जो टेरा नोवा प्रोजेक्ट के हेड्स होते हैं। वो बताते हैं कि डेथ पेनल्टी अब लगभग सभी कंट्रीज में इलीगल हो चुकी है। इस वजह से प्रिजन्स में जगह कम पड़ रही है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए रशियन गवर्नमेंट ने ये लैंड दिया है जिसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फंड कर रही हैं। आज से ये प्रिजनर्स कॉलोनिस्ट्स होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन में रहेंगे। उनके सर्वाइवल के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग फूड जो 3 महीने तक चल सकता है। एक सैटेलाइट उन्हें मॉनिटर करेगा और आसपास कम्युनिकेशन बॉयज भी लगे होंगे। प्रिजनर्स चाहें तो बोट लेकर किसी बोइंग तक जा सकते हैं। वहाँ रेड बटन दबाकर अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। अगर ग्रीन लाइट जली तो मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। ओबेजियान को रिकॉर्डिंग का आइडिया पसंद नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में एक पत्थर फेंक देता है, लेकिन गार्ड्स तुरंत वार्निंग शॉट्स फायर करके उसे वापस सीधा खड़ा कर देते हैं। मार्था क्लियर करती है कि बॉयंस का यूज सिर्फ मदद मांगने के लिए ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट छोड़ के जाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रिजनर्स को बस अपना नाम और प्रोजेक्ट छोड़ने का रीजन बोलना होगा। ऐसा करने पर उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। बॉयंस को बीच पर रखने के बजाय समुद्र में इसलिए रखा गया है ताकि बोट्स में चढ़ने से पहले लोग 2 बार सोचे और बिना सोचे डिसीजन ला ले।
जाने से पहले गार्ड्स रेत पर काफी सारी कीज गिरा देते हैं और बताते हैं कि हर की का नंबर उनके हैंडकफ के नंबर से मैच होता है। प्रिजनर्स की तरफ भागते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जिलिन और सीपा पीछे ही रहते हैं, सेफ डिस्टेंस पर, और सिर्फ वही कीज उठाते हैं जो लोग फाइट के दौरान गिरा देते हैं। स्टेरी भी पीछे रहने का ही फैसला करता है और देखता रहता है कि कैसे एक गैंग कीज के आसपास लाइन बनाकर अपने राइवल्स को दूर रखती है। इसी बीच एक और ग्रुप गार्ड के छोड़े हुए क्रेट्स तक पहुंच जाता है। वहां से वेपन्स उठाता है और भीड़ पर अटैक कर देता है। आखिरकार एली की गैंग सिचुएशन पर कंट्रोल ले लेती है। एली अपने लिए एक जैकेट और अच्छे शूज लेता है और स्टेरी को भी देता है। फिर वो एक आदमी को चूज करता है जो बोट पर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो किसी को पकड़ता है बाकी लोग मौका देखकर अटैक कर देते हैं और फिर से भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। डजन लोग मर जाते हैं। मोरियाक एक पत्थर से एली को मार देता है। ओबेजियान भी स्टेरी को पत्थर से ही मार देता है और जो 3 आदमी बोइंग तक पहुंचने के लिए बोट पर चढ़ते हैं वो समंदर में गिर जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। जो प्रिजनर्स बचते हैं वो वेयरहाउस की तरफ जाते हैं और सप्लाईज बांटना शुरू कर देते हैं। ओबेजियान टूल्स का फायदा उठाकर जबरदस्ती अपने कफ्स खोल लेता है। जिलिन भी काफी सप्लाईज एक बैग में पैक करता है और अपने लिए एक जैकेट ले लेता है। इसी दौरान सीपा कहता है कि ये फूड 3 महीने बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये सुनने के बाद जिलिन अकेला रहकर सरवाइव करने का फैसला करता है और आइलैंड से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है और कहानी फिर से शुरुआत वाले पॉइंट पर आ जाती है। जिलिन आइलैंड को एक्सप्लोर करता है और उसे एक जगह मिलती है जहां बर्फ नहीं होती और एक रॉकी फॉर्मेशन होती है जो शेल्टर दे सकती है। वो वहीं बैठ जाता है और अपनी फैमिली की फोटो निकालता है जो उसने अपनी प्रिजन यूनिफॉर्म में छुपा कर रखी होती है। वो उन्हें याद करता है और आंखों में आंसू के साथ सो जाता है। कुछ टाइम बाद अजीब सी आवाजों के बीच उसकी नींद खुलती है। उसे पता चलता है कि सप्लाईज रोडेंट से भरी हुई थी जो अब उसके खाने और बैग को खा रही होती है। जब बारिश शुरू होती है तो जिलिन उसी रॉकी शेल्टर के नीचे चला जाता है। वो आग जलाता है ताकि गर्मी मिले और पानी गर्म करता है। बारिश रुकने के बाद वो एक चिड़िया पकड़ता है और आग पर रोस्ट करता है। तभी सीपा वहां आ जाता है। बातचीत के दौरान वो चुपके से जिलिन का नाइफ चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जिलिन उसे देख लेता है और नाइफ वापस ले लेता है। सीपा अपने पास का एक नमक और मदद ऑफर करता है मीट के बदले में। जिलिन मान जाता है। सीपा और लकड़ी लेने जाता है और उसकी नजर जिलिन की फैमिली फोटो पर पड़ती है जो पत्थरों पर टंगी होती है। वो जिलिन की वाइफ की तरफ एक फ्लाइंग किस भेजता है। बाद में दोनों मिलकर चिड़िया खाते हैं। सीपा क्लिफ के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो जंप इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है। वो जिलिन से पूछता है कि वो क्यों नहीं मरना चाहता। जिलिन जवाब देता है कि उसकी वजह फैमिली है। वो सब मर चुके हैं और वो चाहता है कि वो उनके पास ही दफनाया जाए। अगर वो आइलैंड पर मर गया तो ये कभी मुमकिन ना होगा। दोनों आदमी सो जाते हैं। जब जिलिन की नींद खुलती है उसे पता चलता है कि सीपा उसकी फैमिली फोटो चुरा चुका है और उससे अपनी फैंटेसीज के लिए इंस्पिरेशन बना रहा है। गुस्से से भरा जिलिन उसे बुरी तरह पीट देता है और क्लिफ के नीचे धक्का दे देता है, लेकिन सीपा मरता नहीं है क्योंकि वो समंदर में गिरने के बजाय नीचे ही एक हिल पर गिर जाता है। इस लड़ाई के बाद भी दोनों ही साथ में आइलैंड एक्सप्लोर करते रहते हैं। सीपा पानी में पड़े कचड़े से अपना टाइम पास करता रहता है जबकि जिलिन फिशिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में सिर्फ उन्हें एक अजीब सा एक्वेटिक सेंटीपीड मिलता है जिसे देखकर सीपा घबरा जाता है। आगे देखते हुए जिलिन हैरान रह जाता है जब उसे पत्थरों के बीच एक सी प्लेन का हिस्सा दिखाई देता है। थोड़ा और ऊपर जाने पर पूरा प्लेन मिल जाता है। इससे जिलिन के अंदर होप जागती है क्योंकि वो पहले पायलट रह चुका होता है और प्लेन उड़ा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 लोग उस प्लेन को हिला भी नहीं सकते थे। इसलिए वो अभी के लिए वापस शेल्टर लौट जाता है। शेल्टर पर आकर जिलिन वेयरहाउस से उठाए हुए कुछ मैचेस से आग जलाता है, लेकिन उन मैचेस में कुछ ऐसा होता है जो टॉक्सिक धुआं पैदा करता है। जिलिन तुरंत आग से दूर हट जाता है और सोए हुए सीपा को खींचकर ले जाता है। पहले सीपा उठता नहीं, लेकिन जिलिन के जोर के झटकों के बाद उसे होश आता है। फिर भी वो नींद में सिर्फ बेकार की बातें करता रहता है। तब जिलिन को समझ आ चुका होता है कि ठंड उन दोनों को मार सकती है। दोनों फैसला करते हैं कि वो बेस जाकर कोल चुरा लेंगे। जब वो बेस पहुंचते हैं तब वहां का हाल और भी खराब होता है। ओबेजियान और उसकी गैंग पूरी जगह कंट्रोल में ले चुकी होती है। वो सप्लाईज बांटते हैं, रूटीन सेट करते हैं और ओबेजियान सबसे कहता है कि उसे गवर्नर बुलाया जाए।
जो लोग उसकी गैंग का हिस्सा नहीं होते उन्हें बैरिक्स के अंदर बंद रखा जाता है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन्हें एनक्लोज्ड एरिया में वॉक करने दिया जाता है। जब उन्हें वापस बैरिक्स भेजा जाता है तो उन्हें दौड़ना पड़ता है। जो सबसे लास्ट होता है उसे मार दिया जाता है और बाद में खाने के लिए यूज किया जाता है। जिलिन और सीपा किसी तरह कोल बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। इतनी देर चलने के बाद दोनों ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके थे, इसलिए वो उसी आग के पास लेट जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है। लेकिन सीपा जल्दी उठ जाता है जब उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गैंग अपने लेटेस्ट प्रिजनर्स को भूनने के लिए ला रही होती है। सीपा डर के मारे एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन जिलिन अभी भी बाहर होता है। सीपा वापस आता है जिलिन को बचाने के लिए, लेकिन वो लेट हो जाता है। ओबेजियान के लोग दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों को वापस बेस ले जाया जाता है, जहां ओबेजियान ये डिसाइड करता है कि उन्हें क्या सजा मिलेगी। याकुट उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि शिप वाली फाइट में जिलिन और सीपा उनकी साइड पर थे। एस्टोनेट्स उसे बीच में बोलने के लिए गाली देता है। याकुट गुस्से में आकर एस्टोनेट को मार देता है। इसके बाद पूरी गैंग याकुट पर टूट पड़ती है और उससे भी जिलिन और सीपा के साथ बैरिक्स में डाल दिया जाता है। वो लोग थोड़ी देर बाद इधर उधर घूमते रहते हैं। जब एस्टोनेट्स अनाउंस करता है कि वापस आने का टाइम हो गया है, जिलिन पीछे रुक जाता है, लेकिन सीपा उसके पास आता है और उसे खींचकर अंदर ले जाता है। वो सिर्फ देख सकते हैं कैसे सबसे लास्ट रह गया आदमी पकड़ा जाता है, एक पोल से बांध दिया जाता है और अपनी लास्ट विश के तौर पर वो थोड़ा पानी मांगता है। सीपा को उस पर तरस आता है और वो उसे पानी का एक कप पिलाता है। बाद में सोने से पहले ग्रुप रेबेलियन की पॉसिबिलिटी पर बात करता है। सब अनश्योर होते हैं क्योंकि ये डेंजरस हो सकता था। शैरम उन्हें कन्विंस करता है कि ट्राई करना वर्थ इट है। अगले दिन सुबह टॉयला ओबेजियान को देखता है कि उसने अपनी वर्कशॉप में एक सीक्रेट ट्रैप लगा दिया है ताकि अगर कोई चोरी करे तो वो पकड़ा जा सके। जब ग्रुप अपनी डेली वॉक के बाद वापस आता है, एस्टोनेंट्स उन्हें फिर से अंदर भेजने की कोशिश करता है ताकि यूजुअल गेम शुरू हो सके, पर इस बार सिर्फ 2 आदमी दौड़ते हैं। बाकी सब रुक जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। याकुट एक पत्थर उठाकर एस्टोनेट्स पर फेंकता है ताकि उसे चुप करा सके। जिलिन आगे बढ़कर ओबेजियान को डील ऑफर करता है। अगर वो उन्हें बोइंग तक जाकर फूड मांगने दे तो वो उसे प्लेन की लोकेशन बता देगा जो उसने ढूंढी है। ओबेजियान डील मान लेता है और गेट खोल देता है। टॉयला, जिलिन और 2 आदमी बोट पर निकल जाते हैं। पीछे ओबेजियान अपने लोगों से जिलिन के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि जिलिन एक पायलट था। उसकी फैमिली एक प्लेन क्रैश में मर गई थी और उसने एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिस्पैचर्स को राइफल से मार दिया था। इस क्राइम को सीवियर इमोशनल एजिटेशन में मर्डर कहा गया था। ओबेजियान को लगता है कि इसका मतलब ये है कि जिलिन के अंदर गिल्ट है। जैसे ही बोट थोड़ी दूर पहुंचती है, ओबेजियान अपनी डील कैंसिल कर देता है और लोगों को बैरिक्स वापस भेजने का ऑर्डर देता है। याकुट उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत मार दिया जाता है। ओबेजियान एक और आदमी को पकड़ता है और डिक्लेयर करता है कि गेम फिर से शुरू हो चुका है। ग्रुप के पास दौड़कर बैरिक्स वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि फाइट करना बेकार था। ओबेजियान के आदमी लोगों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं। बोट में से एक आदमी गिर जाता है, लेकिन बाकी लोग उसे टाइम पर पकड़कर वापस खींच लेते हैं। टॉयला बोइंग तक पहुंचकर मदद मांगता है, लेकिन बोइंग ब्रोकन होता है। उसके टूल्स भी काम नहीं आते। वो लोग वापस शोर पर लौट आते हैं। जिलिन ओबेजियान को बताता है कि फूड आ रहा है, लेकिन ओबेजियान को भरोसा नहीं होता क्योंकि ग्रीन कंफर्मेशन लाइट नहीं जली थी। टॉयला प्लेन के बारे में याद दिलाता है, लेकिन ओबेजियान उसे भी सच नहीं मानता। हाँ, प्लेन की बात ओबेजियान को एक्साइट करती है। वो और उसके आदमी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन टॉयला पीछे से अटैक करता है और ओबेजियान को मार देता है। उसकी गैंग के 2 और मेंबर्स को भी मार दिया जाता है। वो एस्टोनेट्स को भागते हुए देखते हैं, लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही वो निकल जाता है। फिर वो जिलिन से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। जिलिन कहता है कि बैरिक्स में बंद लोगों को फ्री करो। वो कसम खाता है कि फूड आ रहा है, बस लाइट इसलिए नहीं दिखी क्योंकि बोइंग खराब था। कुछ लोग डाउट करते हैं और कहते हैं कि अब उनके पास फ्यूचर के लिए काफी लाशें हैं, लेकिन टॉयला कहता है कि उन्हें बरी किया जाना चाहिए। जिलिन फिर से प्लेन का जिक्र करता है। वो प्रिजनर्स को फ्री कर देता है और अनाउंस करता है कि कुछ दिन तक फूड का वेट किया जाएगा। अब कोई किसी को मारकर नहीं खाएगा, सबको शांत रहना होगा और कोऑपरेट करना होगा। वो डिसाइड करता है कि एक ग्रुप भेजा जाएगा प्लेन को रेस्क्यू करने के लिए। उसके लिए हैंगर बनाया जाएगा और धीरे धीरे प्लेन रिपेयर करके फ्यूचर में एस्केप किया जाएगा। तभी सीपा अचानक प्लानिंग इंटरप्ट करता है।
वो कहता है कि यहाँ कोई सैटेलाइट नहीं है और 3 लाशों का यूज करके रेत पर एक बड़ा SOS लिखने लगता है। कुछ टाइम बाद एस्ट्रोनॉट्स वापस बेस आ जाता है। नए रूल्स के मुताबिक पीस मेंटेन करना जरूरी होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसने जो किया था उसे इग्नोर करेंगे। जिलिन कुछ आदमियों के ग्रुप को प्लेन तक ले जाता है। जैसे ही वो सब देखते हैं कि जिलिन सच बोल रहा था, सबका मूड बेटर हो जाता है। सब मिलकर प्लेन के पार्ट्स को निकालते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए और फिर उन पार्ट्स को बेस तक ले आते हैं। कुछ टाइम बाद मार्था आइलैंड्स पर गार्ड्स के एक बड़े ग्रुप के साथ पहुंचती है। गार्ड्स गैस का यूज करके लोगों को दूर रखते हैं, लेकिन जिलिन को मार्था से बात करने की परमिशन मिल जाती है। वो दोनों बैठकर प्रिजनर्स की रिक्वेस्ट डिस्कस करते हैं। मार्था कंफ्यूज होती है कि उन्हें पेट्रोल क्यों चाहिए। जिलिन कहता है कि जनरेटर्स के लिए, क्योंकि पोलर नाइट के दौरान विंड काम नहीं करती। असल बात ये होती है कि उसे पेट्रोल प्लेन के लिए चाहिए। जिलिन मार्था से पूछता है कि सीपा के SOS मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया। मार्था बताती है कि उनका सैटेलाइट इंफ्रारेड है, वो हीट डिटेक्ट करता है, लिखे हुए वर्ड्स नहीं। मार्था पूछती है कि कुछ दिन पहले लोग बेस से इतनी दूर क्या कर रहे थे। जिलिन कहता है कि वो फिशिंग कर रहे थे। जब वो बिलीव नहीं करती तो जिलिन कहता है कि वो सेंटीपीड जैसे क्रीचर्स खा रहे थे। ये सुनकर मार्था शॉक हो जाती है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट छोड़कर जेल वापस नहीं जाना चाहता। जाने से पहले मार्था जिलिन को बताती है कि उसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट का राइट है। जिलिन उसे कुछ कागज देता है जिनमें ग्रुप का ध्यान रखने की बात होती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक नया ग्रुप अमेरिकन प्रिजनर्स का आइलैंड पर आता है। इनका भी एक लीडर होता है, एक बड़ा और ताकतवर आदमी। जिलिन हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार देता है। इससे दोनों ग्रुप के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। कोई भी हेजिटेट नहीं करता। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि सीपा जिलिन को खींचकर वर्कशॉप में छुपा देता है। एक अमेरिकन उनके पीछे आता है, लेकिन वो टॉयला के लगाए हुए ट्रैप में गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। आसपास की बिल्डिंग्स आग पकड़ लेती है। ये सब प्रोजेक्ट के हेड दूर से देख रहे होते हैं। जब उन्हें लगा कि सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है तो मार्था सेंट्रल ऑफिस को कॉल करती है। उसे ऑर्डर मिलता है कोड नेकेड आइलैंड प्रोसीड करने का। इस कोड के तहत गार्ड्स आइलैंड पर आकर बचे हुए सारे प्रिजनर्स को गोली मार देते हैं, जबकि मार्था जिलिन के लेटर्स को जला देती है। किस्मत से कुछ लोग बच जाते हैं। वो या तो पहाड़ों में छुप गए होते हैं या हैंगर के अंदर। ये चारों मिलकर प्लेन को बाहर निकालते हैं। जब वो प्लेन में चढ़ने ही वाले होते हैं तब सीपा उन्हें अलविदा कहता है और पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। अब उसे डर नहीं लगता। बाकी 3 लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। जिलिन प्लेन को सक्सेसफुली टेक ऑफ कर लेता है, पर गार्ड्स उन पर गोलियां चलाते रहते हैं। उसके दोनों साथी मर जाते हैं, लेकिन जिलिन को एक भी गोली नहीं लगती। आखिरकार जिलिन उड़ता हुआ अपनी आजादी की तरफ निकल जाता है। अगर तुम्हें डार्क सर्वाइवल स्टोरीज, प्रिजन एक्सपेरिमेंट्स और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में हमें बताओ तुम होते तो आइलैंड छोड़ते या फाइट बैक करते।